नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आज दिनांक है 20 जुलाई 2024 सुबह के 6 बज चुके हैं और हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं कि बीते दिन कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहली खबर है विश्व शतरंज दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना होती है पेरिस में, और इसी की वर्षगांठ के रूप में, एक स्थापना की वर्षगांठ के रूप में हम प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। अब आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है जो कि पेरिस में स्थापित है, यही क्या कराता है, विश्व शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। अभी हाल ही में भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश ने टोरंटो में एक प्रतियोगिता चल रही थी शतरंज से संबंधित, तो उसमें ये कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। और गुकेश ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इस जीत के साथ ही जो आपके डी गुकेश हैं वो इस साल के आखिर में आपका जो शतरंज का वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें ये चुनौती दे सकेंगे किसको, जो अभी विश्व चैंपियनशिप हैं शतरंज के लिंग डेरेन को ये चुनौती दे सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि इस साल के आखिर में होने वाली है। तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हमारे इंडिया के एक ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा। तो विश्वनाथ आनंद जो हैं एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और ये जो हैं 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं। मतलब 5 बार ये वर्ल्ड लेवल पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो होती है उसको ये जीत चुके हैं। सन 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है शतरंज में। अब हम बात करें दुनिया के शीर्ष 100 जूनियर खिलाड़ियों में, तो उनमें 20 जो हैं हमारे इंडिया से संबंधित हैं। उनमें रैंक 2 पर प्रज्ञानंद रमेश बाबू और रैंक 5 पर हैं अर्जुन एरिगैसी, ठीक है, और रैंक 6वीं पर आते हैं आपके डी गुकेश। दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में देखें तो 9 भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हैं हमारे 100 की लिस्ट में। उनमें हैं आपके विश्वनाथन आनंद रैंक 10 पर। दुनिया की शीर्ष 100 महिलाएं जो हैं शतरंज से संबंधित, तो 10 भारतीय खिलाड़ी भी उसमें शामिल हैं। उनमें से आपकी हैं कोनेरू हम्पी जो हैं रैंक 3 पर आती हैं। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं, शतरंज के चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो वो हैं आपके 64। ओके, चलिए अगली खबर है दिल्ली से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लोक संवर्धन पर्व किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। तो देखिए, लोक संवर्धन पर्व जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है और ये 100 दिवसीय कार्यक्रम है। मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। लोक संवर्धन पर्व भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय के कार्यों का उत्सव है। लोक संवर्धन पर्व में पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं और जितनी भी उसकी उपलब्धियां होती हैं उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। अभी हम अगर बात करें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की, किसकी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की, तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके 29 जनवरी 2006 को इसको बनाया जाता है। किससे अलग करके, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बनाया जाता है। इसके अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में, अभी आपने पढ़ाई था किरण रिजिजू। देखिए किरण रिजिजू। इसी मंत्रालय से संबंधित एक स्कीम है नई उड़ान योजना। ओके, तो नई उड़ान योजना के बारे में आपको पता ही होगा अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस, ठीक है, या एसएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा, एसएससी की प्रीलिम्स जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले जो अल्पसंख्यक छात्र होंगे
उनके लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। किसमें? नई उड़ान योजना के अंतर्गत। अगली खबर है बेलारूस से। तो बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए 90 दिवसीय वीज़ा मुक्त व्यवस्था शुरू की है। तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया है कि 35 यूरोपीय देशों के लिए बेलारूस ने ये व्यवस्था की है कि इन 35 देशों के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर 90 दिनों तक बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं बेलारूस में, साथ ही वहाँ पर रह भी सकते हैं। ठीक है। बेलारूस जो है आपका रूस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने क्या किया कि 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान बेलारूस के क्षेत्र से रूसी सैनिकों को काम करने की अनुमति दे दी थी। मतलब बेलारूस का जो एरिया है उसमें रूसी सैनिक आकर अपना काम कर सकते हैं, ऐसी अनुमति दे दी थी यहाँ के राष्ट्रपति ने। इसके बाद हुआ क्या कि पश्चिम के जितने भी कंट्रीज़ थे उन्होंने बेलारूस का विरोध किया, साथ ही कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो वीज़ा मुक्त व्यवस्था लागू की गई है ये कहीं ना कहीं तनाव कम करने का एक प्रयास के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है पश्चिमी देशों से। साथ ही जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी कम किए जा सकें, ऐसा बताया जा रहा है। अब हम बेलारूस के बारे में बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? इसकी राजधानी है मिन्स्क। ठीक है, इसकी राजधानी है मिन्स्क। साथ ही यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, नीमान, प्रिप्याट और आपकी तीसरी है नीपर, DNIPER। ठीक है, यहाँ पर डी साइलेंट है। ओके, नीपर, नेमान, प्रिप्याट, नीपर। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कृपया कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ वो अपनी कॉपी पेन नोट डाउन करने, क्योंकि बाद में फिर आप अगर दोबारा से इसको रिवाइज़ कर रहे हैं तो क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, इसलिए कॉपी पर लिख लेंगे तो आप कॉपी उठाकर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका बेलारूस। ठीक है, बेलारूस इधर एक तरफ से रसिया का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक सी है आपका, यहाँ पर भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये एक स्थल रुद्ध देश है, साथ ही यहाँ पर कोई भी इसकी जो सीमा है वो आपके समुद्र से नहीं लग रही हैं। एक तरफ ये टोटल यूरोप के एरियाज़ हैं और यहाँ पर क्या है, ये रसिया। तो इसने एग्री कर लिया था 2022 में कि आप यहाँ पर आकर अपने सैनिक जो हैं, इसके जो सैनिक हैं यहाँ पर आकर कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष था यहाँ से चलाया जा सकता था। तो इसी क्रम में इस पर क्या हुआ कि प्रतिबंध लगा दिए कई सारे यूरोपीय कंट्रीज़ ने। इसके बाद इसने फ्री वीज़ा जो है मुक्त वीज़ा की जो पॉलिसी है वो अपनाई गई है। अगली खबर है वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको फिर से चुन लिया गया है। 18 जुलाई को यूरोपीय संसद के सांसदों ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि यूरोपीय संसद की जो अध्यक्ष हैं वो बनाई गई थी रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनाई गई थी हाल ही में। अगली खबर है गेवरा एवं कुसमुंडा। ये जो कोयला की खदान हैं विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हो चुकी हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ये स्थित हैं। इन खदानों को worldatlas.com द्वारा वैश्विक स्तर पर दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कोयला खदानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ की इन 2 कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% हिस्सेदारी है। साथ ही इस सूची में सबसे अधिक खदानें जो होंगी आपकी वो इंडोनेशिया की हैं। जो ये सूची जारी की गई है टॉप 10 की, उसमें सबसे ज़्यादा जो खदानें हैं वो इंडोनेशिया की हैं। कितनी हैं? 4 खदानें शामिल हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान जो कि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का इसको दर्जा दिया गया है। अब गेवरा खुली खदान, ये टोटल मतलब ये जो खुली खदान है गेवरा, तो गेवरा खदान जो है आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है और इसका स्वामित्व जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पास में है, जो कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। इसी की एक सहायक कंपनी है, कौन है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसी के पास में इसका स्वामित्व है। यहाँ मुख्य रूप से बिटुमिनस ग्रेड कोयले का खनन किया जाता है। अगली है कुसमुंडा खुली कोयला खदान, तो ये भी उसी ज़िले में है।
इसका भी स्वामित्व किसके पास में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पास में है और इसका परिचालन 1979 में होता है। बिटुमिनस ग्रेड कोयला का खनन यहाँ पर किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कोयले के प्रकार के बारे में। तो कोयले के प्रकार जो हैं कार्बन की मौजूदगी के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट इसके रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। एंथ्रेसाइट जो होता है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लगभग 80 से 90% के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में वर्तमान पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी के किनारे स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत का पहला वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, रानीगंज कोयला क्षेत्र में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया गया था। सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार आपका उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ठीक है, झारखंड में झारखंड जो है देश का सबसे बड़ा शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य है। मतलब झारखंड जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दुनिया की जो शीर्ष 10 कोयला खदान है उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। विश्व में पहला स्थान है आपका ब्लैक थंडर खदान, जो कि आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर आपकी है गेवरा खदान, ये कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़, भारत। और वहीं चौथे नंबर पे आपकी है कुसमुंडा खदान, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, गेवरा और कुसमुंडा, तो गेवरा को रैंकिंग मिली है टॉप 10 में दूसरी, और कुसमुंडा को मिली है यहाँ पर चौथी रैंकिंग। चलिए इंडोनेशिया जो है इसकी सबसे ज़्यादा खदानें इस लिस्ट में शामिल हैं, टोटल 4 खदानें हैं। अब खबर है अगली, 2030 तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य। मतलब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें भारत के लिए 500 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा गया है, जो कि 2030 तक इसको हासिल किया जाएगा। रिपोर्ट 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, इनके द्वारा जारी की जाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति को देखें तो 2017-18 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कुल घरेलू उत्पादन आपका 48 बिलियन डॉलर था। 2022-23 में बढ़कर ये कितना हो जाता है, 101 बिलियन डॉलर। कुल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में मोबाइल फ़ोन का जो निर्माण होता है उसका टोटल योगदान आपका है 43%, और भारत जो है अपनी 99% स्मार्टफोन आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करता है। तो हमने इस रिपोर्ट को समझ लिया। 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 500 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण किया जाएगा। ठीक है, 500 बिलियन डॉलर का। अब देखिए 7वीं खबर है, 9वां महिला एशिया क्रिकेट कप जो है आपका 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका में शुरू हो चुका है। तो महिला एशिया क्रिकेट कप का ये 9वां संस्करण है और ये 19 जुलाई से शुरू हो चुका है। कहाँ पर, श्रीलंका के दाम्बुला में। कहाँ पर होगा, श्रीलंका के दाम्बुला में, जिसका उद्घाटन मैच जो होगा उसमें आपकी 2 टीमें होंगी, नेपाल की महिला टीम, साथ ही दूसरी तरफ होगी संयुक्त राज्य अमीरात की महिला टीम। ठीक है, 9वां एशियाई कप T20 प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। फाइनल सहित सभी मैच जो कि आपके 19 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक खेले जाएंगे, और ये कहाँ पे होंगे, दांगुला के रंगिरी दांगुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम श्रीलंका में। कहाँ पर होंगे, रंगिरी दांगुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम श्रीलंका में। इसका आयोजन जो है एशिया में क्रिकेट की नियामक संस्था है, एक एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके द्वारा किया जाता है। भारत इसका मौजूदा चैंपियन है, जिसने बांग्लादेश के सिलहट में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, बांग्लादेश के सिलहट में एक स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उसमें फाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर इसने 2022 में अपने इस संस्करण को जीता था। मतलब भारत अभी मौजूदा चैंपियन है इसका। ठीक है, इस वर्ष जो है टोटल जो टीम खेलेंगी वो 8 टीमें खेलेंगी, जिनमें भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड। यहाँ बात करें नेपाल की तो नेपाल को यहाँ पर शामिल किया गया है। इससे पहले 2022 में जो है टोटल 7 टीमें थीं,
अब इसमें नई टीम एक ऐड की गई है, वो है नेपाल से संबंधित। 2004 में महिला क्रिकेट एशिया कप शुरू हुआ और यह 50 ओवर वनडे इंटरनेशनल ओडीआई के रूप में खेला गया था। ठीक है, ओडीआई के रूप में 2004 में खेला गया था। 2005, 6, 2008 संस्करण भी वनडे प्रारूप में आयोजित किए गए थे। साथ ही यहाँ पर बात करें तो 2012 के बाद जितने भी महिला क्रिकेट एशिया कप हैं वो T20 प्रारूप में आयोजित किए गए हैं। आईसीसी महिला टी20 कप 3 से 20 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के बीच में आपके बांग्लादेश में होने वाला है। ठीक है, महिला क्रिकेट एशिया कप के विजेता, यहाँ पर भारत ने रिकॉर्ड 7 बार महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है और बांग्लादेश ने इसे केवल एक बार जीता है। वर्ष 2004 में, ठीक है, मेजबान देश था आपका श्रीलंका और विजेता रहा इसमें भारत, श्रीलंका को हराकर। इसी प्रकार यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश जो है उसने केवल एक बार जीता है इस एशिया कप को। 2024 में आपका श्रीलंका में होने वाला है, इसमें देखेंगे कौन जीतता है। चलिए अगली खबर है आईएनएस तबर जो कि नौसेना का एक युद्धपोत है। 17 जुलाई 2024 को 3 दिवसीय यात्रा के लिए हैम्बर्ग जर्मनी पहुंच गया है। वहां क्यों गया है? वहां पर एक सैन्य अभ्यास होगा, उस सैन्य अभ्यास में ये भाग लेगा जर्मनी के साथ में। आईएनएस तबर F-44 जिसे बैटल एक्स भी कहा जाता है, इसे रूस द्वारा बनाया गया था। 31 जुलाई 2004 को इसे मुंबई के अपने बंदरगाह पर पहुंचाया गया। साथ ही आईएनएस तबर को भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान को सौंप दिया गया था 2004 में। मतलब 2004 में ये नौसेना में शामिल किया गया, नौसेना की पश्चिमी कमान में, और इस पश्चिमी कमान का मुख्यालय आपका मुंबई में है। आईएनएस तबर की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना, साथ ही दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में संबंध को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर जुलाई महीने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे कि 1 जुलाई 2024 को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई 2024 को जीएसटी दिवस, वहीं 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई 2024 को मलाला दिवस, 12 जुलाई 2024 को ही रेत और धूल के तूफानों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पिछली जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें इनके बारे में मैंने बताया था। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है। 18 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है जो पिछली जो करंट अफेयर की क्लास हैं उन सभी में। 20 जुलाई 2024 को विश्व शतरंज दिवस, ठीक है, इसके बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा की है। और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय आम दिवस और 23 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय आम दिवस और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगला है आपका 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगली खबर है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक के 46वें सत्र का आयोजन भारत में होगा और इसे 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस की यह एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना की जाती है 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का अगर हम पहले सत्र की बात करें तो ये 1946 में आयोजित किया जाता है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है आपका पेरिस में और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में जो यूनेस्को के टोटल सदस्य हैं वो हैं आपके 195 सदस्य हैं और 9 इसके संबद्ध सदस्य देश हैं।
तो अब देखिए भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो हैं आपके कितने हैं, तो मैं बता दूं आपको, जुलाई 2024 तक यहाँ पर आपके इंडिया में टोटल 42 ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें से आपके 34 जो स्थल हैं आपके 34 स्थल हैं आपके सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। बात करें यहाँ पर लेटेस्ट में तो 41वां है आपका शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन, और आपका 42वां आपका हो जाएगा होयसल मंदिर परिसर, होयसल मंदिर परिषद। इनको आप याद रखना, 41वां और 42वां। हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछे जाएं क्योंकि ये लेटेस्ट हैं, अभी ऐड किए गए हैं। चलिए अगली खबर है, देखिए यहाँ पर सम वन लाइनर्स हैं, कुछ वन लाइनर्स को दिया गया है। तो महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हमने पढ़ा है श्रीलंका में। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन। और हाल ही में T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में भारतीय T20 और वनडे टीम का उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, वो हैं आपके शुभमन गिल। तो सूर्य कुमार यादव T20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं, साथ ही T20 और वनडे टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को, ठीक है। T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव को। तो यहाँ पर आपसे मैं एक MCQ दिया है आपको मैंने, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पहला विकल्प है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। आपके पास 4 विकल्प हैं और इसमें आपको सही उत्तर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने अपनी 20 जुलाई की जो करंट अफेयर की क्लास है उसको कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कृपया इस क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।